गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोगों का बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो परीक्षा अगस्त में होने वाली है उसके लिए आज करंट अफेयर में लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये करंट अफेयर सितंबर महीने का है। सितंबर 2022 से हम स्टार्ट करेंगे और जुलाई 2023 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक साल का लगभग बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसी को लेकर, उसी आइडिया को लेकर हम अपने मतलब नोट्स तैयार किए हुए हैं, जिस नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो ये नोट्स लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। प्रत्येक जो आपके सामने ये लिखा हुआ दिखाई देगा करंट अफेयर, उसका मैं डिस्कशन करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मैं बातें बोलूंगा उसको लेकर आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र एक मंडला जिला है भारत का, जो कि भारत का पहला जिला घोषित हुआ है। किस रूप में? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। देखिए, ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो मंडला जिला बना है, 2011 के अनुसार जो जनगणना हुआ था, यहाँ 68% साक्षरता दर था। साक्षर का मतलब क्या होता है कि जो लोग अपना नाम पता लिखना सिग्नेचर करना जान जाते हैं, उनको साक्षर कहा जाता है। अब 15 अगस्त 2020 को एक अभियान चलाया गया और ये कहा गया कि हम लोग क्या करना है, प्रत्येक जिले को साक्षर बनाना है, जो आदिवासी जिला बहुल जिला है। और उस क्रम में मध्य प्रदेश का मंडला जिला पहले स्थान पे हुआ है, जो पहली बार साक्षर घोषित हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, नीति आयोग ने देश के 12 आकांक्षी जिलों में हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया हुआ है। ठीक है ना? अब यहाँ पे बात ये आती है कितने जिलों में। ठीक है ना? कितने जिलों में? तो 12 जिलों में। 12। ठीक है, ये दो बार, दूसरी बार इनको सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, दूसरी बार। और 5 मानक कौन कौन से हैं? तो 5 मानक देखा जाए तो स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि किस रूप से वो डेवलप कर रहे हैं, कौशल विकास और कृषि, इन 5 मानकों पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। अब ये क्या होता है? तो इसमें 3 सिटी हैं। यूनेस्को जो है 3 सिटी को शामिल किया है भारत के। कौन कौन सा? केरल का त्रिशूर और नीलांबुर। केरल का त्रिशूर और नीलांबुर। और तेलंगाना का वारंगल। तेलंगाना कौन सा है? वारंगल है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को भारत के 3 शहरों को शामिल किया है किसमें? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इसमें क्या होता है? मतलब ये है कि ये जो शहर हैं वह नेटवर्किंग मामले में पूरे वैश्विक लेवल पे सीख रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनडीएमसी। एनडीएमसी मतलब क्या होता है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, कभी कभी ना फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ये भी ध्यान रखना है। एनडीएमसी ने 7 सितंबर को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया। ठीक है, कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ की लंबाई कितनी है बाबू? 3 किलोमीटर। कितनी है? 3 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 9 सितंबर को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? एक 28 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, प्रतिमा का। कहाँ पे? इंडिया गेट पे, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संगठन। संघाई सहयोग संगठन जो है उसका 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और सभी देशों के जितने संघाई सहयोग संगठन के देश हैं, मतलब उसमें सम्मिलित देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां पे क्या करे? बैठे। और पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया बनारस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संघाई समिति जो है, मतलब एससीओ, संघाई सहयोग समिति संगठन, यह क्या हुआ? जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में सम्मेलन हुआ तो वहां पर वाराणसी को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सितंबर 2022 में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के एकता नगर में। ठीक है, अब ये किनका किनका सम्मेलन है बाबू? ये है
गुजरात में जो एकता नगर में हुआ है राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रियों का, मतलब ये हुआ कि जितने राज्य हैं सब राज्य के पर्यावरण मंत्री वहां पे क्या हुए, इकट्ठा हुए। सितंबर 2022 में मीटिंग हुई। अब ये क्यों हुई? कहा जा रहा है कि इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। और वहीं पे भाषण में उन्होंने कहा कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखें। अच्छा, नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जब कॉप का सम्मेलन हो रहा था वहां पे नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 2070 तक हम क्या कर लेंगे, नेट जीरो, मतलब कार्बन इमिशन हमारा नेट जीरो हो जाएगा। अब कार्बन इमिशन का मतलब क्या होता है कि जितना हम लोग ईंधन जलाते हैं या कुछ भी करते हैं या सांस छोड़ते हैं उसमें भी कार्बन जाता है। पर्यावरण में कार्बन इमिशन जो हमारे यहाँ उत्सर्जन होगा उसको जीरो कर लेंगे। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हम लोग सांस लेना बंद कर देंगे। नहीं, सांस लेना बंद नहीं करेंगे, हम लोग जितना कार्य कर रहे हैं करेंगे, कोशिश करें कि कार्बन इमिशन जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा वो ना हो, मतलब सांस ज्यादा ना लें। ऐसा नहीं है। जैसे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, मिट्टी के तेल पे अपना जो कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसको कम करें, सोलर पे आ जाए। उसके बाद से सिंकेज बढ़ा दें। सिंकेज का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा बहुत ज्यादा लगाओ, ठीक है ना। प्रवाल भित्ति का विकास करो। उससे क्या होता है, कार्बन इमिशन कम होता है, सिंकेज हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ नेट जीरो 2070 तक क्या करना है हम लोग को, नेट जीरो कर लेना है। और क्या उसमें फोकस किया गया इस मीटिंग में, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जॉब्स। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, अगर ग्रीन जॉब क्रिएट कर रहे हो, ग्रीन जॉब क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, मान लो आपने सोलर फैक्ट्री कोई बैठा है जिसमें सोलर पैनल बन रहा है या सोलर पे काम हो रहा है, तो ये ग्रीन जॉब्स, उसमें जितने जॉब होंगे क्या कहलाएंगे, ग्रीन जॉब कहलाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क, कौन सा बाबू, कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को रखा गया है, ठीक है। और पीएम ने खुद बाड़े का गेट खोलकर इन चीतों को छोड़ा है। देखिए इन चीतों के बारे में, नामीबिया के बारे में बात करें उससे पहले ये बता दें कि ये जो करंट अफेयर है वो कब, किस महीने का है, ये सितंबर का है। और इस समय अभी तक, मतलब कल के न्यूज के अकॉर्डिंग, कल का न्यूज का मतलब 25 मई, ये 26 या 27 मई 2023 तक 3 चीते जो आए थे 8 में से, उनमें से 3 चीते का मृत्यु हो चुका है। और ये बहुत ही दुखद है। अभी कमेटी बिठाई गई है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगा कि कोई वायरस अटैक किया है कि क्या हुआ है, हम आपको तुरंत बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसी दिन इसको क्या किया गया, 8 चीतों को लाया गया। अब 1952 में लास्ट बार भारत से चीता विलुप्त हो गए थे, ठीक है। तो इनको लगभग कितना साल हो जा रहा है, 1952 का मतलब हो गया कितने साल हो जाएगा, लगभग 74 साल बाद भारत में चीते आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, उसके अगल बगल, कूनो पार्क के अगल बगल जो 450 गांव हैं उनमें से, सॉरी 90 गांव हैं, उनमें से 450 लोगों को चीता मित्र बनाया गया, चीता मित्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चीता मित्र क्या है। चीता मित्र का मतलब ये होगा कि जो चीतों की देख रेख करेंगे, जिनका इंटरेस्ट हो कूनो पार्क के अगल बगल के 90 गांवों में से 450 लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई 2021 में भारत का 191 देशों में 132वां रैंक मिला, ठीक है ना। ये मतलब 132वां हो गया, लगता है 2 साल से हम लोग गिर रहे हैं। 2020 वाले में हम लोग कितने पे थे, 131वें स्थान पे। अब इसमें कितना आ गया, 132 स्थान पे। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि अगल बगल के जितने हमारे कंट्री हैं, देश हैं, उसमें पाकिस्तान को छोड़ दिया तो बाकी सब हमसे बेहतर हैं। बाकी सबका रैंक क्या है, हमसे बेहतर है। और इसमें मानव विकास सूचकांक जो है वह कौन जारी करता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में हम इस बार 21 वाले में कितने पे हैं, 132 पे हैं। और पहले स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कब, सितंबर 2022 में, ठीक है ना। आप लोग भी जानते हो। अब हमसे कितने लोग केवल आगे हैं, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आगे हैं, ठीक है। और जल्द ही हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर देंगे, जैसे हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका, चीन अब किसको पीछे किए हैं, ब्रिटेन को पीछे किए हुए हैं। हमारी इकोनॉमी, जीडीपी उनसे आगे निकल गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ फ्रिगेट, देखिए ये स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब होता है स्टील्थ बना हुआ जिसके ऊपर कोई भी मिसाइल का या परमाणु हमले का कोई भी प्रभाव न पड़े, स्टील्थ फ्रिगेट कहलाता है। मुंबई बंदरगाह पर लॉन्च किया गया, तो किस, क्या नाम है उसका, तारा
गिरी, तारागिरी नाम है उसका। क्या नाम है? तारागिरी। अच्छा, अगर ये छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आवाज सुन करके और लिख लीजिएगा, तारागिरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत बायोटेक ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण हेतु मंजूरी दिया गया है। पहली इंट्रानेजल, इंट्रानेजल का मतलब जो नाक के माध्यम से, अभी तक किससे दिया जाता था? सुई दिया जा रहा था ना हम लोग को, मतलब कोविड का सुई देख रहे थे, पहले कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था, दूसरा डोज भी आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि नाक से नोजल के माध्यम, जैसे ड्रॉप हम लोग लेते हैं ना, उस माध्यम से कोविड का वैक्सीन, मतलब वैक्सीन क्या किया गया है, अनुमति दे दी गई है कि ये चल सकता है। कितने वर्ष से अधिक के लोगों के लिए? 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण हेतु मंजूरी दी गई है। अब बात कर लेते हैं भारत बायोटेक। ये दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। भारत बायोटेक जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? इसको किया था डॉक्टर करिश्मा एम इला। कौन किए थे? कृष्णा एन एम इला, कृष्णा एम इला। ये भारत के हैं, जो इस समय इसके चेयरमैन भी हैं और एमडी भी हैं। क्वेश्चन पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत बायोटेक, विश्व को लीड कर रही है ये, भारत को नहीं विश्व को लीड कर रही है। कोविड 19 का वैक्सीन हो या मतलब रोटावैक हो, रोटा वायरस जो आया था, याद है आप लोग को? रोटा वायरस, रोटा वायरस, कोई बता देगा कि इससे क्या होता था, शरीर का कौन सा पार्ट इससे इन्फेक्ट होता था रोटा वायरस से? तो उसके लिए रोटावैक, ये कंपनी जो है वो रोटावैक बनाई थी, इसके लिए वैक्सीन बनाई थी। बायो पोलियो, पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी। कोवैक्सीन जो आप लोग अभी यूज हम लोग किए भारत में, कोवैक्सीन कौन बनाया था? जो बहुत सारे देशों में हम लोग क्या किए, एक्सपोर्ट भी किए, वो कौन बनाया था? भारत बायोटेक बनाई थी। जेनवैक, ठीक है ना, ये कौन बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है सर? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लद्दाख के लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में, देखिए अब यहां से क्वेश्चन कितना बन सकता है। लद्दाख के हानले में, हानले एक जगह है लद्दाख में, लेह लद्दाख, वहां पे एक चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य। अब डायरेक्ट पूछा सकता है कि चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, क्यों? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है तो पूछा सकता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वहां पे भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया गया। अब नाइट स्काई अभ्यारण्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जाओगे रात में, पूरा एकदम आपको मतलब आसमान दिखेगा। तो आप कहोगे रात में तो आसमान दिख ही जाता है। भाई जिस तरीके से हम लोग का पटना में तारामंडल है, हम लोग जाते हैं और दिन में वहां बैठते हैं और तारामंडल, मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग सोलर सिस्टम को देख रहे हैं सामने से। उस तरीके से लद्दाख के हानले में चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य में आप जाएंगे, और ये भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है। चूंकि लद्दाख जो है सबसे ऊंचाई पे है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, और यही कारण है, क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत के मैक्सिमम टेलीस्कोप कहाँ स्थापित होते हैं? लद्दाख में स्थापित होते हैं। वहां से नजदीक हो जाता है ना तारों को देखना, या जिस चीज को आपको देखना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। अच्छा, अब पीएम श्री का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। नोट कर लीजिए अलग से, पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना की शुरुआत, मतलब पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब क्या है इसमें? इसमें कहा गया है कि जो हमारे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां के 14,500 स्कूलों को पुनर्विकास किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, और ये डेवलपमेंट किस बेस पे किया जाएगा? तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत हम क्या करेंगे? इसका विकास करेंगे। तो 14,500 स्कूलों को करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। ठीक है, कहाँ कहाँ? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को, किस योजना के तहत? पीएम श्री योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विश्व डेयरी सम्मेलन। चलिए, विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। कब हुआ? सितंबर 2022। 2023 में कहाँ हुआ? वो शिकागो यूएसए में। अच्छा, भारत में जो हुआ है सितंबर 2022 में, मतलब हुआ था, वो किस चौथी बार था? तो ये दूसरी बार था, ये दूसरी बार था। ठीक है, 23 में कहाँ होगा? शिकागो में। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि
किस प्रकार से भारत अपना बात रखा है, किस प्रकार से वह विश्व में डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में प्रथम रैंक पे आ गया। भारत इस समय विश्व का प्रथम दुग्ध उत्पादक देश है, नोट कर लीजिएगा। दुग्ध उत्पादन में मतलब दूध के उत्पादन में भारत किस रैंक पे है, प्रथम रैंक पे है। तो ये अपनी बात बताया भारत कि हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, और डेयरी जो प्रोडक्ट है मतलब विश्व डेयरी सम्मेलन इसी के लिए किया जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट का बढ़ावा दिया जाए। अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर। ये जो हमारा था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय था। अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार रिलेटेड। चलिए, तो पहला है इसमें, राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी सर्वसम्मति से बिहार के विधानसभा अध्यक्ष बने। अभी कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं? 17वें 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। चूंकि जब नीतीश कुमार की सरकार भाजपा से अलग हो गई और राजद के साथ मिल गई, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष जो विजय कुमार सिन्हा थे वो अपने पद से हट गए। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में अवध बिहारी चौधरी और विजय मतलब यो सिन्हा साहब थे, जिसने विजय कुमार चौधरी क्या सॉरी ये अवध बिहारी चौधरी जीत गए। क्योंकि भाजपा के पास उतनी सीट थी नहीं जितना राजद और जदयू को मिला करके थी। यहीं जब 2020 में विजय कुमार सिन्हा लड़े थे, तो फिर से उस समय भी अवध बिहारी चौधरी ही लड़े थे राजद की तरफ से, लेकिन चूंकि उस समय नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ थी, तो कौन जीत गया? विजय कुमार सिन्हा जीत गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 सितंबर 2022 को सीएम नीतीश कुमार ने गया जिले में फाल्गु नदी पर बिहार के पहले और देश के सबसे बड़े रबर डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए, मतलब समझिए कि ये आ रहा है उस तरीके का क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन, गयाजी डैम का उद्घाटन कहाँ कब हुआ? सितंबर 2022 में। गयाजी डैम का उद्घाटन किसने किया? तो क्या कहोगे? सीएम नीतीश कुमार ने, सीएम नीतीश कुमार ने। अब क्वेश्चन पूछेगा गयाजी डैम, अच्छा यहाँ पे बात हो रही है कि गयाजी डैम किस नदी पे है, तो फाल्गु नदी पे। कहाँ पे है? बोध गया में है। क्योंकि देखिए बोध गया में एक परंपरा है कि पिंड दान करने के लिए लोग यहाँ से क्या होते हैं, गया में जाते हैं, और फाल्गु नदी गया में सूख जाती है। जब सूख जाती है तो वहां पे गड्ढा खोद खोद करके और पानी निकाला जाता है, और पानी निकाल करके फिर मतलब स्नान किया जाता है, या जो तर्पण करना होता है वो किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम होती थी। तो कहा गया कि ऐसा किया जाए कि वहां डैम बनाया जाए, और ये रबर डैम है। रबर डैम मतलब बिहार का पहला, भारत में का पहला नहीं है लेकिन भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। और ये 17 mm मोटा रबड़ है जो बुलेट प्रूफ है। नोट कर लीजिएगा सब कुछ, रबर डैम है जो बुलेट प्रूफ है। उसका बाद क्या है? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी, और पानी का लेवल घट रहा है तो हवा कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। आईआईटी रुड़की के माध्यम से इसको बनाया गया है, आईआईटी रुड़की के माध्यम से इसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी जो कि सारण जिले के थे, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। यहाँ लिखा नहीं गया है, नोट कर लीजिएगा, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी ये किस लोक कला को प्रोत्साहित किए थे? तो ये लौंडा नाच को। किसको? लौंडा नाच को। यहाँ नोट कर लीजिए कौन सा नाच है? लौंडा नाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में बिहार के 2 शिक्षक और शिक्षकियां मतलब 2 शिक्षकों को क्या किया? सम्मानित किया। उनका नाम क्या है? तो निशी कुमारी और सौरभ सुमन। निशी कुमारी और सौरभ सुमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार का हरित आवरण क्षेत्र, बिहार का हरित आवरण क्षेत्र 15% तक पहुंच गया है। अब देखिए 15% तक पहुंचने का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि 2020 से ही तेजी से वृक्षारोपण किया गया। आप देखोगे आपके गांव में भी नहरों के किनारे पौधा लगाना, सड़कों के किनारे पौधा लगाना, ये तेजी से वृक्षारोपण हो रहा है। तो हम लोग का जो हरित आवरण क्षेत्र है, मतलब जहां वृक्ष है, वो कितना परसेंट पहुंच गया है? 15%। अगर पूछता है कि हरित आवरण क्षेत्र कितना पहुंचा है, तो क्या कहोगे? 15%। और कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखे नीतीश कुमार? बहुत जल्दी 17%। कितना बाबू? 17%। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि 17% मतलब 2% ही बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है 2% बढ़ना, ठीक है ना। और तेजी से पौधारोपण करने का आदेश दिए हैं नीतीश कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन अभियान में द्वितीय डोज लेने के मामले में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए बिहार राज्य का स्वास्थ्य समिति जो है वो एक रिपोर्ट जारी किया। उसने कहा कि पूरे बिहार में जो दूसरा डोज है वो देने के मामले में, मतलब दूसरा डोज तेजी से दिया जाए, उसके मामले में जो हमारा पूर्वी चंपारण है प्रथम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे कौन है? दरभंगा है।
आप लोग दूसरा डोज लिए हैं कि नहीं ये बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइए दूसरा डोज आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो आप सोच सकते हैं अपने जिला को क्या कर दिया आपने, पीछे कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए देखिए पूरा करंट अफेयर तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आदमी बोलता है बार बार, उसको आप लोग मतलब रट जाइएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूरे भारत, केंद्र सरकार की योजना है। ये पूरे भारत में जितने जिले हैं उन जिलों से ये कहा गया कि आप अपना एक प्रोडक्ट बताइए जो आपको प्रमोट किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वन प्रोडक्ट कौन सा है उस डिस्ट्रिक्ट का, लाठी। लाठी, अरे लाठी जानते हो ना आप लोग, जो चूड़ी लाठी होता है वो लाठी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में क्यों आ गया सर, ये तो पुरानी योजना है। तो करंट अफेयर में इसलिए आ गया कि G20 का सम्मेलन जो हुआ, कहाँ पे, कहाँ पे G20 सम्मेलन हुआ, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में। अब देखिए दोनों जैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ G20 का सम्मेलन हुआ, इंडोनेशिया के बाली में। इस सम्मेलन में राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की लहठी भेंट की गई। आप कहोगे इससे क्या मतलब, थोड़ा कमेडी टाइप आपको लग रहा होगा। नहीं, मुजफ्फरपुर को प्रमोट किया गया। क्या किया गया है, मुजफ्फरपुर को प्रमोट किया गया है। बहुत बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट जो है वो G20 के राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया, वो लोग अपने देश लेके जाएंगे। मान लीजिए कि अब लेके गए पुतिन, अपने घर में देंगे, कहेंगे ये क्या है, उनकी वाइफ बोलेगी तो क्या कहेंगे कि ये बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहाँ का फेमस चीज है, इसको पहनो, तो वो पहन लेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वहां पे लाठी कोई पहन लिया, वो अगर बिहार में आ रहे हैं कभी घूमने के लिए वहां से कोई, तो मुजफ्फरपुर जाके और क्या करेंगे, लाठी खरीदेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुजफ्फरपुर का क्या है, लाठी है। अब अगर पूछ दे कि जीआई टैग मुजफ्फरपुर के किसको दिया गया, जीआई टैग मुजफ्फरपुर के शाही लीची को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर, अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि देखिए ओवर स्पीड आप चलते हो, ओवर स्पीड का मतलब लिमिट दिया गया 60 का, आप चलते हो 100 का। तो इसको देखकर बिहार सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन सब पे 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रेड गन लगाया जाएगा। क्या, रडार गन लगाया जाएगा। रडार गन, रडार गन का मतलब क्या होता है, जैसे स्पीड हाई हुआ वो क्या कर लेगा, रीड कर लेगा और आपके ऊपर जुर्माना आपके गाड़ी के ऊपर लग जाएगा, ऑनलाइन ही चालान कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2022 को पटना में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुभारंभ किया। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना है, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस राज्य का है, तो बिहार का है। दूसरा, ये किसके द्वारा मतलब उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया, नीतीश कुमार जी के द्वारा। कहाँ पे, पटना में। देखिए नल जल योजना जब आया था ना, तो बिहार में, बिहार पीछे से पूछा गया था कि नल जल योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ, किस जिले में, वहां पे बच्चे फंस जा रहे थे। तो इसका पूछने की संभावना है। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को पटना में नीतीश कुमार जी ने क्या किया, शुभारंभ किया। अब इसके तहत क्या कहा गया, जितने पंचायत हैं हर पंचायत के हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगेंगी, स्ट्रीट लाइट। और जो वहां पे जैसे मान लो ब्रह्म जी का स्थान हो गया, दुर्गा जी का स्थान हो गया, डी हुआ का स्थान हो गया, ऐसे ऐसे स्थानों के लिए भी हर पंचायत में 10 स्ट्रीट लाइट एक्स्ट्रा दी जाएगी। क्लियर है ना, 10 स्ट्रीट लाइट क्या की जाएगी, एक्स्ट्रा दी जाएगी, ताकि वहां पे लगाया जा सके। तो चलिए ये था आज का करंट अफेयर। अब इसकी, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका हम लेके जल्दी आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। सभी लोग जो लाइव में जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। और इससे ये पता चल रहा है कि इतने लोग सिंसियर हैं पढ़ाई को लेकर के, जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। बाकी लोग तो भाई देखेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे और पढ़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा हम बोले हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे। अपना नोट्स बनाइए, इस नोट्स से काम नहीं चलेगा। ये हमारा नोट्स है, हमारा नोट्स का मतलब ये है कि हम अब जितना हमको मतलब लिखे हैं उसके माध्यम से हम अपना तैयार कर लिए हैं। तैयार करने का मतलब ये हुआ कि जैसा हमने लिख दिया कि हरित आवरण क्षेत्र या ये सोलर स्ट्रीट लाइट के बारे में लिख दिया, तो यहाँ पे हम नहीं लिखे है ना कि जो एक्स्ट्रा जो हर पंचायत में डी हुआ, बरम बाबा, ये दुर्गा जी का, काली माई का स्थान होगा, वहाँ के लिए हर पंचायत में 10 स्ट्रीट लाइट दिया जाएगा। यहाँ लिखे तो नहीं है, केवल लिखे हैं प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट दिया जाएगा, लेकिन हमको याद है। तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कीजिए, अपना नोट्स बनाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप इसका नोट्स बना लीजिए और याद कर जाइए। जय हिंद, जय भारत।